अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। इस वीडियो में करेंगे हम फिजिक्स क्लास 10 का यूनिट 10 हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। इसके एमसीक्यूज, कंस्ट्रक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग और न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन ऑल इन वन वीडियो। इसके एमसीक्यू करेंगे। चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाई वाटर इज यूज इन रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल एज कूलेंट। तो ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में पानी को एज अ कूलेंट क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसकी बहुत लार्ज हीट, स्पेसिफिक हीट होती है। पानी की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, जिसकी वैल्यू है 4187 जूल पर केजी पर केल्विन या पर सेंटीग्रेड। इसका मतलब है ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्व करेगा विदाउट सिग्निफिकेंट टेम्परेचर राइज। तो लार्ज हीट कैपेसिटी की वजह से पानी एफिशिएंटली इंजन को कूल करेगा और हीट को ट्रांसफर कर देगा टू द रेडिएटर। इसके अलावा ऑप्शन ए है कि इजीली अवेलेबल है, ये लो कॉस्ट या फ्री है। ये हमारे सेकेंडरी फैक्टर हैं। प्राइमरी फैक्टर हमारा थर्मल प्रॉपर्टी है कि इसकी लार्ज हीट कैपेसिटी होती है। ऑप्शन सी। आप यहाँ पे ऑटो मोटिव कूलिंग सिस्टम भी देख सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 2, विच सिचुएशन बेस्ट एग्जाम्पलीफाइज द कंडक्शन। क्योंकि यहाँ पे हमने कंडक्शन को एक्सप्लेन करना है, तो एक मेटल स्पून बिहेव करता है हॉट व्हेन प्लेस इन बॉइलिंग वाटर। अगर आपका ये मेटल का स्पून है तो बॉइलिंग वाटर से ये भी हॉट हो जाएगा। तो इसमें कंडक्शन जो होती है वो हीट ट्रांसफर होती है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो स्पून हीट अप हो जाएगा क्योंकि जो बॉइलिंग वाटर के मालिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली कोलाइड करेंगे स्पून के मालिक्यूल के साथ। कंडक्शन की हमारा ऑप्शन ए बेस्ट होगा। जो ऑप्शन बी में कन्वेक्शन का है और सी और डी में हमारे ऑप्शन रेडिएशन है, तो ये ऑप्शन गलत है। हीट ट्रांसफर मेथड डोमिनेट व्हेन अ हैंड इज नियर बट नॉट टचिंग अ फायर। अगर वो उसके करीब है लेकिन टच नहीं कर रहा तो हीट रेडिएशन और कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर होगी। रेडिएशन में जो इंफ्रारेड वेव है फ्रॉम द फायर ये डायरेक्टली हीट करेंगी हैंड को, और कन्वेक्शन में जो हॉट एयर राइज होगी फ्रॉम द फायर वो ट्रांसफर होगी हीट टू द हैंड। से हमारा ऑप्शन होगा रेडिएशन और कन्वेक्शन। कंडक्शन नहीं होगा, कंडक्शन के लिए रिक्वायर होता है फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो हम यहाँ पे टच नहीं कर रहे, इसका मतलब है हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। What is the symbol and what is the unit of heat capacity of an object? इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट होता है जूल पर केजी पर केल्विन, जो ऑप्शन बी है। अगर उन्होंने पूछा होता टोटल हीट कैपेसिटी तो उसका यूनिट होता जूल पर केल्विन। तो जूल पर केल्विन हमें ये नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इसे अज्यूम करेंगे कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जिसका यूनिट होता है जूल पर केजी केल्विन। Why does copper heat faster than water with equal heat input? और कॉपर और वाटर को अगर हम इक्वल हीट इनपुट दें तो कॉपर फास्टर हीट अप क्यों हो जाता है? कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लोअर होती है, कम होती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिटरमाइन करती है कि हाउ मच हीट इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर। तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 385 जूल पर केजी पर केल्विन, जो कि बहुत कम है, जबकि पानी की है 4186 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो कॉपर को बहुत कम हीट चाहिए, तो कॉपर हीट फास्टर फॉर द सेम एनर्जी इनपुट। हीट ट्रांसफर ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस इन फ्लूइड्स। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो फ्लूइड में हीट ट्रांसफर होती है उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन अगर होता है व्हेन वार्मर लेस डेंस फ्लूइड राइज होता है, लेस डेंस और वार्मर जो होता है ये राइज होकर ऊपर चला जाता है, और कूलर और डेंसर फ्लूइड ये सिंक हो जाता है, ठंडा और कूलर फ्लूइड ये नीचे आ जाता है। तो ये क्रिएट करते हैं एक साइकिल, जिसकी एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कन्वेक्शन। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हीटर लगाया है तो गर्म हवा ऊपर जा रही है और वहां से हवा ठंडी होकर नीचे आ रही है। सेम एक गर्म हवा की मूवमेंट रूम में हो रही है यहाँ पे थ्रू कन्वेक्शन। वाई डज अर्थ एक्सपीरियंस मोर हीट देन मून? अर्थ पे होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अर्थ के एटमॉस्फेयर कंटेन करता है ग्रीन हाउस गैसेज, जिसमें है CO2, जो ट्रैप कर लेती है इंफ्रारेड रेडिएशन को और हीट को अर्थ पे रिटेन करती है। अब क्योंकि मून पे तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वहां पे जितनी भी हीट है वो सब की सब इमीडिएटली एस्केप कर जाती है। इसलिए ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से अर्थ एक्सपीरियंस करता है मोर हीट देन मून। बेस्ट रेडिएटर ऑफ हीट कौन सी सरफेस होती है? डल ब्लैक सरफेस। डल ब्लैक सरफेस और एक्सीलेंट एमिटर ऑफ रेडिएटर ऑफ थर्मल रेडिएशन एज पर किर्चॉफ लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन। क्योंकि शाइनिंग सरफेसेस होती हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं इंस्टेड ऑफ एमिटिंग इट। तो डल ब्लैक सरफेस ये बेस्ट रेडिएटर ऑफ हीट होती है। हाउ डज द इनहेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज ग्लोबल वार्मिंग? ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे इनहेंस कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को? इट ट्रैप करती है मोर हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेज जिसमें CO2, मीथेन, वाटर वेपर है, ये अब्जॉर्ब करती हैं
ये प्रिवेंट करती हैं हीट को फ्रॉम escaping into the space. This raise global temperature. तो ऑप्शन बी, it trap more heat in the atmosphere. प्राइमरी फोर्सेस बिहाइंड टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट. टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट में जो प्राइमरी फोर्स होती है वो होती है मेंटल कन्वेक्शन करंट्स. हीट फ्रॉम अर्थ कोर drives convection current in the mantle which push and pull tectonic plates. एग्जाम्पल आप कर सकते हैं मिड ओशन रिड्स और सबडक्शन जोन्स. अर्थ के अंदर उसकी कोर में कन्वेक्शन करंट बन जाता है इन द मेंटल. ये करंट पुश करती है टेक्टोनिक प्लेट्स को. तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लेयर विथ पार्शली मोल्टन रॉक. ऐसी लेयर जिसमें मोल्टन रॉक पार्शली मौजूद होते हैं उस लेयर को हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर. Asthenosphere upper mantle is semi-fluid due to high temperature and pressure, allowing slow flow. This enable plate tectonics. Asthenosphere में हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये स्लो फ्लो करती है जिस वजह से प्लेट टेक्टोनिक्स होता है. एक्सट्रीम वेदर लिंक टू राइजिंग सी लेवल. राइजिंग सी लेवल एम्पलीफाई करता है स्ट्रॉम सर्जेस ड्यूरिंग ह्यूरिकेन्स. इसी ह्यूरिकेन्स की वजह से इंक्रीज हो जाती है कोस्टल फ्लडिंग और वार्मर ओशन आल्सो इंटेंसिफाई ह्यूरिकेन स्ट्रेंथ. तो एक्सट्रीम वेदर लिंक टू राइजिंग सी लेवल होगा हमारे पास ह्यूरिकेन्स. कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन. दिस एज नेटेड इमेज illustrate global warming by the greenhouse effect and its impact on climate change. It shows how rising temperature due to greenhouse effect led to more frequent and intense heat waves and ह्यूरिकेन. यहाँ पे आपको हीट वेव नजर आ रही है, यहाँ पे आपको ह्यूरिकेन नजर आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. इसको देखते हुए क्वेश्चन के आंसर दें. हाउ डू इंक्रीज टेम्परेचर लेड टू द मोर फ्रीक्वेंट हीट वेव इन सिटीज. तो इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर एम्पलीफाई करता है अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट, जिसमें जो बिग सिटीज होती हैं जैसे फैसलाबाद, लाहौर, कराची, ये अब्जॉर्ब करती हैं और रिटेन करती हैं मोर हीट ड्यू टू मटीरियल लाइक कंक्रीट एंड एसफल्ट. इनमें बहुत ज़्यादा बिल्डिंग होती है कंक्रीट की, तो ये ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करती हैं, ज़्यादा रिटेन करती हैं. और इनका हायर होता है बेस लाइन टेम्परेचर विच मेक एक्सट्रीम हीट इवेंट्स. और मोर लकीली ये क्रॉस कर सकती है हीट वेव थ्रेशोल्ड्स को. एडिशनली इसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ट्रैप करती हैं मोर इंफ्रारेड रेडिएशन और रिड्यूस करती हैं हीट स्केप को. क्रिएट करती हैं स्टेगनेंट एयर मैसेज जो प्रोड्यूस करता है प्रोलॉन्ग हीट वेव्स. मिसाल के तौर पे एक दिन है जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो रूरल एरिया में तो यही टेम्परेचर होगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो सिटी एरिया होंगे वहां पे हीट रिटेंशन की वजह से इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकता है. How might the intensity of future hurricane change if global temperature continue to rise? तो जो हमारी वार्मर सी सरफेस होगी उसका टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा मोर एनर्जी फॉर मोर ह्यूरिकेन्स और उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, यानी कि उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, उसका रेनफॉल इंक्रीज हो जाएगा. कैल्शियस क्लेफ्रॉन इक्वेशन शो करती है कि वार्मर एयर के अंदर 7% ज्यादा मॉइस्चर होता है अगर उसका सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर राइज किया जाए, जिसकी वजह से लीड करता है वो हैवियर रेनफॉल ड्यूरिंग द स्टॉर्म. मिसाल के तौर पे ह्यूरिकेन कैटराइना 2005 में इंटेंसिफाई रैपिडली ओवर वार्म गल्फ ऑफ मैक्सिको वाटर्स. Commonality between the greenhouse glass and CO2 in trapping heat. तो greenhouse glass और CO2 both एक्ट करते हैं selective radiation barrier. ग्लास रूफ जो होता है वो अलाउ करता है शॉर्ट वेवलेंथ जिसे हम इंफ्रारेड के अलावा अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट होती है, लेकिन वो ब्लॉक कर देता है इंफ्रारेड को जिसकी लॉन्ग वेव लेंथ होती है फ्रॉम एस्केपिंग. और CO2 अलाउ करता है सोलर रेडिएशन को पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, लेकिन अब्जॉर्ब करता है और री एमिट करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को जिसकी वजह से हीट ट्रैप हो जाती है. ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं हम कि एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट प्लस ट्रैप हीट. क्वेश्चन नंबर 2 में टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर एंड 10 ग्राम ऑफ आयरन आफ्टर बीइंग डायरेक्ट सनलाइट अप टू 60 मिनट. तो 60 मिनट में वाटर और आयरन को रखा है और उसका टेम्परेचर शो किया गया है. इसका क्रिएट करना है लाइन ग्राफ. टेम्परेचर होना चाहिए वाई एक्सिस पे और टाइम होगा हमारा एक्स एक्सिस, और साथ में से लेबल भी करेंगे. जीरो टाइम में वाटर और आयरन दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था. तो ग्राफ में जीरो टाइम में दोनों का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 15 मिनट्स में वाटर का था 26.2 और आयरन का था 35. तो यहाँ पे वाटर का आ गया 26.5 और आयरन का आ गया 35. इसमें 30 मिनट में वाटर का 27.5 और आयरन का 45 मिनट में वाटर का 28.5 और आयरन का 55 और 60 मिनट्स में वाटर का 30 डिग्री और आयरन का 65 डिग्री. इसे हम नीट एंड क्लीन करके ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं.
क्वेश्चन 2 में विच हीट ऑफ फास्टर। आयरन की स्पेसिफिक हीट है 0.45 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड, जबकि पानी की है 4.18 जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। जैसे हम एमसीक्यूज में करके हैं, जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा हो वो देर से हीट अप होता है, और जिसकी स्पेसिफिक हीट कम हो वो जल्दी हीट अप होता है। अब आयरन की हीट स्पेसिफिक हीट कम है, इसलिए हीट अप होगा फास्टर। सो आयरन टेम्परेचर राइज फास्टर। विच कूल मोर स्लोली। हीटिंग और कूलिंग का सेम फिनोमेना है। जैसे वाटर हीट अप स्लोली होगा, इस तरह वो कूल डाउन भी स्लोली होगा, क्योंकि उनकी हीट ऑफ कैपेसिटी ज़्यादा है। ये स्टोर करेगा मोर थर्मल एनर्जी पर ग्राम एंड रिलीज इट ओवर अ लॉन्गर टाइम। मिसाल के तौर पे एक हॉट आयरन पैन ले रहे हैं तो वो कूल हो जाएगा रैपिडली, लेकिन उसी पॉट में जो बॉइलिंग वाटर है वो गर्म रहेगा और काफ़ी देर तक गर्म रहेगा, कई घंटे तक। क्वेश्चन 4 है व्हेन यू बॉयल वाटर इन एन आयरन पॉट ऑन द स्टोव, विच हीट अप फास्टर, द आयरन पॉट और द वाटर। प्रोवाइड द रीजन ऑफ योर रिस्पॉन्स। सेम रीजन कि आयरन पॉट हीट अप हो जाएगा फास्टर इनिशियली बिकॉज इसकी लोअर स्पेसिफिक हीट है। होवर वन हॉट वो अपनी हीट ट्रांसफर करना शुरू कर देगा पानी को विया कंडक्शन, और उसके बाद पानी भी हीट अप होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ पॉट जो कि आयरन का होगा टोटल हीट सप्लाईज, मैस ऑफ पॉट और स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, और टेम्परेचर ऑफ वाटर होगा हीट सप्लाई टू द वाटर, मैस ऑफ वाटर और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब हम करेंगे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन। वाई, क्यों हम डार्क कलर क्लोथ पहनते हैं सर्दियों में और वाइट कलर क्लोथ पहनते हैं समर में? क्योंकि डार्क कलर क्लोथ जो होती हैं वो अब्जॉर्ब करती हैं ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड द बॉडी, और ट्रैप करते हैं हीट क्लोज थ्रू द स्किन ड्यूरिंग द विंटर। दिस इज ड्यू टू देयर हाई एमिसिविटी एबिलिटी टू अमिट अब्जॉर्ब हीट। इसके मुकाबले में जो वाइट कलर क्लोथ होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को और थर्मल रेडिएशन को, और मिनिमाइज कर देते हैं हीट अब्जॉर्प्शन इन समर। क्योंकि किरचॉफ लॉ स्टेट कहता है कि गुड अब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन आर आल्सो गुड emitter एंड डार्क स्पेसेस अब्जॉर्ब एंड emit मोर एफिशिएंटली। वो ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए वो गर्म रहते हैं, तो इसलिए हम सर्दियों में डार्क कपड़े पहनते हैं। तो ब्लैक वुडन स्वेटर कीप यू वार्म इन विंटर, वाइल द वाइट कॉटन शर्ट कीप यू कूल इन द समर। हाउ डू गीजर सप्लाई वार्म वाटर टू टॉप ऑफ फ्लोर विदाउट पंप्स। क्योंकि हीटेड वाटर बिकम हो जाता है लेस डेंस और राइज हो जाता है थ्रू द पाइप। हीटेड वाटर डेंसिटी कम हो जाती है तो ऊपर की तरफ राइज होता है, इसे कहेंगे हम कन्वेक्शन करंट। और कूल वाटर सिंक होता है टू रिप्लेस इट, तो ठंडा पानी ऊपर से इसकी जगह लेने के लिए नीचे आता है, क्रिएटिंग द कंटिन्यूस फ्लो। दिस प्रोसेस रिलीज ऑन ग्रेविटी ड्रिवन डेंसिटी डिफरेंस, जिसमें हम फार्मूला यूज कर सकते हैं बॉयंट फोर्स का। डेंसिटी डिफरेंस ग्रेविटी और वॉल्यूम, डेल्टा रॉ है डेंसिटी डिफरेंस। एग्जांपल है कि हॉट वाटर सिस्टम इन होम यूज दिस प्रिंसिपल टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर विदाउट मैकेनिकल पंप्स। वेयर विल यू गेट मोर हीट फ्रॉम द वुड फायर। लकड़ी को आग लगी हुई है तो आपको कहाँ ज्यादा हीट होगी, 1 मीटर अबव या 1 मीटर इन फ्रंट। तो हमारा आंसर है 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ फायर हीट ट्रेवल विया रेडिएशन, जिसे कहेंगे डायरेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन। तो डायरेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन हमारी तरफ डायरेक्ट ट्रेवल करेगी वाइल एयर हीटेड बाय कन्वेंशन राइज अपवर्ड। तो रेडिएशन डिलीवर करती है मोर फोकस एनर्जी, और हीट ट्रांसफर विया रेडिएशन फॉलो करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ। मिसाल के तौर पे अगर सिटिंग हो बिसाइड द कैंप फायर तो ज्यादा फील वार्मर करेंगे देन स्टैंडिंग अबव इट। वाई डू क्राउडेड सिटीज फील हॉटर देन आउटस्कर्ट्स ऑन अ हॉट डे। जैसे हम पीछे एक्सप्लेन कर गए हैं कि अर्बन हीट आइलैंड अफेक्ट करता है कॉज सिटी थ्रू रिटेन हीट ड्यू टू अब्जॉर्बिंग मटेरियल। क्योंकि अर्बन सिटी में कंक्रीट और एसफॉल्ट बहुत ज्यादा है और उनकी स्पेसिफिक हीट कम है, तो बहुत ज्यादा हीट अपने अंदर स्टोर करेंगे। वहां पे रिड्यूस है वेजिटेशन, वेजिटेशन पौधे सब्जियां दरख्त कम है, तो एवेपोरेटिंग कूलिंग बहुत ही ज्यादा कम होगी, लिमिट होगी। एंथ्रोपोजेनिक हीट फ्रॉम द व्हीकल एसी यूनिट एंड इंडस्ट्रीज। हमारे एसी यूनिट हमारी गाड़ियां और इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हीट रिलीज करेंगे। तो हमारी जो सीरीज होती है नॉर्मली 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हॉटर होती हैं उसके इर्द गिर्द रूरल एरिया के मुकाबले में। वाई डज अ मेटेलिक डोर हैंडल फील कूलर। मेटेलिक डोर हैंडल हमें ठंडा फील होता है देन द वुडन डोर के मुकाबले में। वो क्यों? मेटल की हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है जिसकी वैल्यू 50 से 400 वाट पर मीटर केल्विन होती है, जो रैपिडली कंडक्ट करता है हीट अवे फ्रॉम आवर हैंड। तो वुड की ये बहुत ही कम होती है, 0.1 वाट पर मीटर केल्विन होती है, वो एक इंसुलेटर होता है। तो वुड हमारे हाथ की हीट अवे नहीं कर पाता, जबकि मेटल कंडक्टर हमारे हाथ की हीट को टेक अवे कर लेता है, जिसकी वजह से हमें वो बहुत ही कूल फील होता है। हीट ट्रांसफर रेट का फार्मूला होता है के एरिया डेल्टा डी ओवर डी। तो थर्मल
कंडक्टिविटी कांस्टेंट के जो है वो मेटल का ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे मेटल स्पून लें इन हॉट सूप, वो फील होगा हॉटर देन द वुडन स्पून। आप सूप को अगर मेटल स्पून से पियेंगे तो आपको ज़्यादा गर्म लगेगा, स्पून चम्मच गर्म फील होगा। वही आप वुडन स्पून से पियेंगे तो आपको चम्मच इतना गर्म फील नहीं होगा। हाउ डू ट्रीज रिड्यूस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स? जो हमारे ट्रीज है ये कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन है। ट्री अब्जॉर्ब करते हैं CO2 को विया फोटोसिंथेसिस, और दूसरा ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। फॉरेस्ट होस्ट करते हैं स्पीशीज को और रेगुलेट करते हैं इकोसिस्टम को। तो अगर हम डिफोरेस्टेशन करेंगे तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रेनफॉल रिड्यूस हो सकती है और सॉइल एरोजन एक्सेलरेट इंक्रीज हो सकती है। हाउ डज ग्रेविटी, ग्रेविटी कैसे कंट्रीब्यूट करती है अर्थ के कोर के टेम्परेचर में? जो ग्रेविटी होती है ग्रेविटेशनल कंप्रेस कर देती है, इंक्रीज कर देती है प्रेशर इन द अर्थ कोर, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जैसे हमारा लॉ है PV=N/T, आइडियल गैस लॉ। प्रेशर इंक्रीज होने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा एडिशनली रेडियो एक्टिव डिकेज होता है आइसोटोप्स का, जैसे यूरेनियम 238 और दूसरे हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो भी हीट जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जुपिटर की जो कोर है वो बहुत ज़्यादा हॉटर है, क्योंकि जुपिटर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी है। वाई डू सर्टेन गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ETC, ये ट्रैप करती हैं ज़्यादा हीट? तो ग्रीन हाउस गैसेज CO2, मीथेन, वाटर वेपर हैव मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विद वाइब्रेशनल मोड दैट अब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। इनके वाइब्रेशनल मोड की वजह से ही इंफ्रारेड रेडिएशन अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे CO2 अब्जॉर्ब करती है एट 15 माइक्रोमीटर वेवलेंथ, बिल्कुल सेम जो अर्थ एमिट करती है इंफ्रारेड रेडिएशन का बैंड है ये। इसके लिए आप रेडियो एक्टिव फोर्सिंग का ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अल्फा इज अ गैस स्पेसिफिक कांस्टेंट है, जो किसी खास गैस के लिए यूज़ होता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्शन, तो जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं वो हमारे पास है गैस मिशंस, अंडरग्राउंड रेजरवायर से हमारे पास CO2, H2S और मीथेन निकलती हैं। लैंड सब्सिडेंस, जब हम फ्लूइड की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कोलैप्सिस होता है पोरस रॉक लेयर्स। फिर है वाटर कंटामिनेशन, हैवी मेटल जैसे कि आर्सेनिक ये लीच कर जाता है, चला जाता है इनटू द ग्राउंड वाटर। माइटिगेशन, हम री इंजेक्ट करते हैं स्पेंड फ्लूइड्स को, रिड्यूस सब्सिक्वेंट एंड पोल्यूशन। जब भी हम जियोथर्मल एनर्जी को स्टार्ट करेंगे हमारे पास ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स आएंगे। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं हाउ डज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल अफेक्ट करती है देयर यूज इन द कुकवेयर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही डिटरमाइन करती है कि कैसे हीट स्टोर होगी और कैसे कोई मटेरियल जितनी जल्दी हीट अप होगा या कितनी जल्दी कूल डाउन होगा। ये प्रॉपर्टी की रोल प्ले करती है मटेरियल को चूज करने में। जैसे एल्यूमिनियम की वेरी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है और बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाता है। इसलिए इसको हम फ्राइंग पैन में, पॉट्स में, जहाँ पे हमें रैपिड टेम्परेचर इंक्रीज चाहिए, बहुत जल्दी गर्म करना है, वहाँ पे हम इसके बर्तन एल्यूमिनियम के यूज करते हैं। हाई हीट कैपेसिटी है जैसे कास्ट आयरन, ये बहुत स्लोली हीट अप होते हैं एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, लेकिन ये अपने अंदर हीट को लॉन्ग टाइम तक रिटेन करते हैं। कास्ट आयरन के जो बर्तन है वो परफेक्ट होते हैं स्लो कुकिंग डिशेस के लिए, जैसे स्ट्यूज, ब्रेसेस, सीरी मीट्स। तो स्लो कुकिंग मीट्स के लिए हम कास्ट आयरन यूज करते हैं और फास्ट कुकिंग के लिए हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम पैन बहुत जल्दी हीट अप हो जाएंगे और कास्ट आयरन बहुत स्लो हीट अप होंगे, लेकिन काफी देर तक हीट को अपने अंदर स्टोर रखेंगे। वाई डज 1 kg ऑफ स्टीम ज्यादा हीट रिलीज करेगी 1 kg हॉट वाटर के मुकाबले में? स्टीम रिलीज करती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का फार्मूला होता है मैस इनटू लेटेंट हीट, LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसके अलावा वो MC∆T स्पेसिफिक हीट भी रिलीज करती है। तो स्टीम के लिए निकालेंगे मैस इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और साथ में मैस स्पेसिफिक हीट इनटू ∆T। तो 1 kg स्टीम रिलीज करेगी इतने जूल। लेकिन वाटर के लिए हमारे पास लेटेंट हीट वाले वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये हीट कम रिलीज करेगी एज कम्पेयर टू स्टीम। इसलिए जो स्टीम से जलते हैं वो ज़्यादा सर्व जलते हैं उनके मुकाबले में जो गर्म पानी से जलते हैं। अब हम करेंगे लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन मैटर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस 1/1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 किलोग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन गर्म करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है Q=MC∆T। Q हीट एनर्जी, MS स्पेसिफिक हीट और ∆T चेंज इन टेम्परेचर। मिसाल के तौर पे स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है 4186 जूल पर kg सेंटीग्रेड, मीनिंग 4186 जूल हमें एनर्जी चाहिए 1 किलोग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में है क्लाइमेट रेगुलेशन,
ओशन अब्जॉर्ब करते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ सोलर हीट विद मिनिमम टेम्परेचर राइज, मॉडरेटिंग द कोस्टल क्लाइमेट। जैसे हमारा शहर कराची है, वहाँ के ओशन बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। एग्जाम्पल है कोस्टल एरिया है हैव माइल्डर विंटर एंड कूलर समर कंपेयर टू इनलैंड रीजन। कोस्टल रीजन में सर्दियाँ भी इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती और गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती, क्योंकि पानी की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। सेकेंड है कूलिंग सिस्टम, वाटर कूल इंजन इन कार एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी बाय अब्जॉर्बिंग हीट एफिशिएंटली। कार के रेडिएटर में सर्कुलेट करते हैं वाटर को टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग। थर्ड में आप लिख सकते हैं डोमेस्टिक हीटिंग, हॉट वाटर सिस्टम स्टोर हीट फॉर लॉन्ग पीरियड, आइडियल फॉर सेंट्रल हीटिंग। एग्जाम्पल है हाइड्रोनिक सिस्टम, यूज वाटर टू डिस्ट्रीब्यूट वार्मथ इवनली। क्वेश्चन टू है व्हाट इज कंडक्शन। तो हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हीट ट्रांसफर हो रही है बिटवीन द पार्टिकल तो इन द सॉलिड, तो हम कहेंगे कंडक्शन। हाउ इट इज एक्सप्लेन बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड। तो काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है पार्टिकल इन सॉलिड वाइब्रेट इन फिक्स पोजीशन। सॉलिड के पार्टिकल एक फिक्स पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। व्हेन हीटेड पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेट मोर। जब से हीट करते हैं तो वो ज़्यादा हीट गेन करते हैं और ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। कोलिजन ट्रांसफर एनर्जी ऑफ नेबरिंग पार्टिकल, इनकी कोलिजन से ये एनर्जी नेबरिंग पार्टिकल को ट्रांसफर होती रहती है और ये हीट को प्रोपोगेट करते हैं हॉट से कूल्ड प्लेस की तरफ। और वाई आर मेटल आर बेटर कंडक्टर। मेटल आर सुपीरियर कंडक्टर बिकॉज उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटल हैव एटम इनसाइड देम एंड लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। द फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड एंड वाइब्रेट। द हीट एनर्जी पास ऑन बाय नेबरिंग इलेक्ट्रॉन और वाइब्रेट अलोंग। ये जो मेटल के डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्रीली मूव करते हैं और एनर्जी को बहुत रैपिडली ट्रांसफर करते हैं। और दूसरी रीजन है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ऑर्डर्ड एटॉमिक लैटिस अलो एफिशिएंट वाइब्रेशन ट्रांसफर। ये ऑर्डर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। इससे आप थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला लिख सकते हैं, Q इज इक्वल के ए डेल्टा टी ओवर डी। एनालाइज करें हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन होता है हीट ट्रेवल विया बल्क मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। लिक्विड और गैसेस फ्लूइड कहलाते हैं, तो वो होल टू होल मूव करते हैं ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। जिनकी डेंसिटी लो होती है वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और हाई डेंसिटी वाले नीचे आ जाते हैं। मैकेनिज्म है हीटिंग अ फ्लूइड रिड्यूस इट डेंसिटी। जब हम हीट करते हैं तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये ऊपर की तरफ उठते हैं। अकॉर्डिंग टू राइज ए कूलर डेंसर फ्लूइड सिंक क्रिएटिंग कन्वेक्शन करंट। और कूल वाला सिंक होकर कन्वेक्शन करंट क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर राइज होगा और कूल वाटर सिंक होगा क्रिएटिंग अ सर्कुलर करंट। एटमॉस्फेरिक वेदर, वार्म एयर राइज होगी फॉर्मिंग क्लाउड्स और विंड पैटर्न क्रिएट करेगी। हाउस होल्ड हीटिंग, रेडिएटर हीट एयर विच राइजेज एंड सर्कुलेट वार्म एयर थ्रू द रूम। एनालाइज हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन। हीट ट्रांसफर विया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इंफ्रारेड भी शामिल है, विदाउट नीडिंग अ मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। वाई इट इज फास्टेस्ट, क्योंकि इंफ्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे एग्जाम्पल है कि सनलाइट अर्थ पे सिर्फ 8 मिनट में रीच कर जाती है। और फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेडिएशन वो है टेम्परेचर, सरफेस एमिसिटिविटी, सरफेस एरिया। लार्जर एरिया होगा तो ज़्यादा रेडिएट करेंगे, मोर एनर्जी। रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सट्रीम वेदर। क्वेश्चन 5, रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सट्रीम वेदर। फर्स्ट है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। गैसेज जो होती हैं CO2, मीथेन, वाटर अब्जॉर्ब करती हैं इंफ्रा रेडिएशन, हीट को ट्रैप करती हैं। इनहेंस ये ग्लोबल वार्मिंग इनहेंस हो रही है ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें बर्निंग है फॉसल फ्यूल्स की। और इसके इम्पैक्ट में लिख सकते हैं एक्सट्रीम वेदर, जैसे ह्यूरिकेन आ सकते हैं, वार्मर ओशन प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म। हीट वेव्स आ सकती हैं, हायर बेसलाइन टेम्परेचर इंक्रीज फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। और फ्लडिंग और ड्राफ्ट हो सकते हैं। अल्टर प्रेसिपिटेशन पैटर्न ड्यू टू डिस्टर्ब एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। वाई डर्स, अर्थ की कोर एक्सट्रीमली हॉट है आफ्टर 4 बिलियन ईयर्स, एक्सट्रीमली हॉट। हीट सोर्स है प्राइमोर्डियल हीट, हीट होती है रेजिडुअल एनर्जी फ्रॉम द अर्थ फॉर्मेशन, एक्रिएशन एंड कोलिजन्स की वजह से। सेकंड है रेडियो एक्टिव डिके, आइसोटोप जैसे यूरेनियम 238 जिसकी हाफ लाइफ 4.5 बिलियन ईयर्स है, वो हीट रिलीज करती रहती है। और थर्ड है ग्रेविटेशनल कंप्रेशन, प्रेशर जो होता है फ्रॉम द अर्थ मैस मेंटेन करता है हाई कोर टेम्परेचर जो तकरीबन 5700 डिग्री सेंटीग्रेड है।
हमारा क्वेश्चन 7 है, हाउ आर टेक्टोनिक प्लेट फॉर्म, टेक्टोनिक प्लेट कैसे बनती हैं, एंड व्हाट फैक्टर कॉज देम टू मूव, वो किन फैक्टर की वजह से मूव करती हैं, एक्सप्लेन दीज कॉजेज इन डिटेल एंड डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्लेट मूवमेंट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स की फॉर्मेशन है अर्थ लिथोस्फीयर, जिसमें क्रस्ट और अपर मेंटल होती है, इज डिवाइडेड इनटू रिजिड प्लेट्स, जिसको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। कॉजेज में है मेंटल कन्वेक्शन, हीट फ्रॉम द कोर ड्राइव स्लो मूविंग करंट इन द मेंटल। सेकेंड है स्लैब पुल, सबडक्टिंग प्लेट सिंक एंड पुलिंग अटैच क्रस्ट। और थर्ड है रिग पुश, मैग्मा राइजिंग एट मिड ओशन, रिग पुशेस प्लेट्स अपार्ट। और लास्ट में इफेक्ट्स ऑफ प्लेट्स मूवमेंट, इफेक्ट्स में है अर्थक्वेक, प्लेट स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, ये सैन एंड्रियस फॉल्ट कहते हैं, प्लेट स्लाइड करती हैं, वेलकैनोस, सबडक्शन जोन, मेल्ट क्रस्ट क्रिएटिंग मैग्मा, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और थर्ड है माउंटेन बिल्डिंग, कॉन्टिनेंटल कोलिजन, जैसे हिमालयास। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट करें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4180 जूल पर केजी केल्विन को जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में। हमें गिवन दी हुई है स्पेसिफिक हीट 4180 जूल पर केजी केल्विन, तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, लेकिन डेल्टा टी में 1 केल्विन 1 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ये डेल्टा टी है, टेम्परेचर नहीं है। अब क्योंकि यहाँ किलोग्राम डिनोमिनेटर में है, तो इसे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। सिंपल, केल्विन और सेंटीग्रेड डेल्टा टी में सेम है, तो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड है, कैलकुलेट हीट गिवन टू 25 किलोग्राम ऑफ वाटर। 25 किलोग्राम वाटर हमें मैस दिया हुआ है और टेम्परेचर रेंज जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डेल्टा टी हमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। और स्पेसिफिक हीट जो वाटर की होती है वो 4200 जूल पर केजी सेंटीग्रेड होती है। फार्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, मैस है 25 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 4200 और डेल्टा टी हमारे पास है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5250,000 जूल या 5.25 मेगा जूल। मेगा में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 10 की पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में 3 है कि हाफ के जी ब्लॉक, तो मैथ हमें दिया हुआ है 0.5 kg। अननोन मेटल है, उसे हीट किया है 30 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो डेल्टा टी होगा 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 19 किलो जूल, तो एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगी डाटा में 19 किलो जूल। इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जूल में आ जाएगा। ऑप्शन ए में कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, जैसे हम जानते हैं Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है, तो C हो जाएगा Q ओवर M डेल्टा टी। Q हमारे पास 19,000 जूल, मैस हाफ के जी और डेल्टा टी है 50 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्पेसिफिक हीट आ जाएगी 760 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। पार्ट बी में, इफ द सेम मेटल ब्लॉक इज हीटेड 80 टू 125, अब 80 टू 125 हीट किया है, तो अब डेल्टा टी हमारा आ जाएगा 45। 125 में 80 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी विल बी नीडेड, फिर फार्मूला वही निकालेंगे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, मैस 0.5, सी की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं 760, ये 760 पुट कर देंगे। अब डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास 45 है, तो यहाँ 45 पुट कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17,100 जूल। इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17.1 किलो जूल। किलो जूल में करने के लिए हमें वैल्यू को 1000 से डिवाइड करना होता है। नंबर 4, कैलकुलेट द चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो हमने डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी उन्होंने हमसे पूछा गया है, अब 5 लीटर ऑफ वाटर, जैसे हम जानते हैं पानी के लिए 1 लीटर 1 kg के बराबर है, तो 5 लीटर 5 kg के इक्वल हो जाएगा। इट ऑब्जॉर्व 8.4 मेगा जूल, तो एनर्जी जो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं 8.4 मेगा जूल। मेगा का मतलब 10 की पावर 6 होता है, तो इसे हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 6 से। तो स्पेसिफिक हीट वाटर हमें दी हुई है, तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी का फार्मूला कहेंगे, डेल्टा टी हो जाएगा Q ओवर एम सी। Q हमने यहाँ पे जूल में कन्वर्ट कर लिया है और मैस हमें दिया हुआ था 5 kg, 5 लीटर को 5 kg में कन्वर्ट किया और इसको स्पेसिफिक हीट वाटर की है 4200, उससे हमने डिवाइड कर दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम करेंगे 5 6 7। 5 है, ये कंटेनर है, उसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर है एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हॉट वाटर है 100 ग्राम एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मिक्स किया से 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कूल वाटर 200 ग्राम है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, दोनों को मिक्स कर देंगे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। हमारा फार्मूला होता है हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, तो हीट लॉस होगा एम सी डेल्टा टी, हीट गेन भी होगा एम सी डेल्टा टी। लेकिन गर्म वाला 80 से ठंडा होगा, तो फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे 80 ज़्यादा में से कम वाला माइनस होगा, लेकिन ये 200 ग्राम वाला हीट अप हो जाएगा,
तो यहाँ भी ज़्यादा टेम्परेचर से कम वाला माइनस होगा, 20 कम होगा, ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इनको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4.2 से कैंसिल, ये आ गया 180 माइनस टी, 200 टी माइनस 20। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 100 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, या 200 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 100 को यहाँ जाकर प्लस कर देंगे, 4000 को यहाँ जाकर माइनस कर देंगे, और सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आएगा टी इज इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूमेरिकल नंबर 6, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। ऑफ एन अननोन सॉलिड सिलेंडर, उसे हीट किया है टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डाटा में लिखा कि इसे हीट किया है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। देन प्लेस इनटू द कैलोरीमीटर कंटेनिंग 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैलोरीमीटर में प्लेस किया जिसमें 200 ग्राम वाटर है, या 0.2 kg है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरीमीटर हैज मैस 60 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट है 0.9। तो कैलोरीमीटर का अपना ग्राम है 60 ग्राम, 0.06 kg, और स्पेसिफिक हीट है 50.9। तो यहाँ पे कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट दी हुई है 50.9, और यहाँ दी हुई है 0.9। 0.9 के साथ हमारा ये आंसर नहीं आता, जो एक्चुअल वैल्यू हो भी नहीं सकती। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी 50.9 जूल पर केजी केल्विन। फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ऑफ सॉलिड वाटर एंड कैलोरीमीटर, जो फाइनल टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अज्यूम नो हीट लॉस, कोई हीट लॉस नहीं हुई, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड, इसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड हम फाइंड करें। जैसे हम फार्मूला पहले पढ़ के आए हैं, हीट लॉस बाय सॉलिड, जो हीट लॉस की है वो होगी एम सी डेल्टा टी। तीनों में यही फार्मूला यूज होगा, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो हीट लॉस बाय सॉलिड इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, हीट गेन बाय वाटर इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और कैलोरीमीटर के लिए भी एम सी डेल्टा टी। हमने यहाँ स्पेसिफिक हीट निकालनी है सॉलिड की, बाकी तमाम वैल्यूज हमें दी हुई हैं। सॉलिड का इनिशियल टेम्परेचर था 110, फाइनल है 35। वाटर का इनिशियल टेम्परेचर था 20, फाइनल है 35। 35 में से 20 माइनस करेंगे, और कैलोरीमीटर का 35 माइनस 20। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा 15C। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12600। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 45.81। इन दोनों को 15 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 890 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे दिया है 0.89 जूल, ये आंसर भी गलत है। सॉरी, ये आंसर ठीक है, यहाँ पे है 0.89 जूल पर ग्राम, और ये हमने निकाला है 890 जूल पर किलोग्राम, या जूल पर ग्राम। इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किलोग्राम, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इस वैल्यू को आप 1000 से डिवाइड कर दें। इस वैल्यू को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जूल पर ग्राम पर केल्विन में आ जाएगा। A hot steel rod cooled by ploughing into the cool water, हॉट रॉड को कूल वाटर में डाल दिया है। द स्टील रॉड हैज मैस 3 kg, उसका इनिशियल टेम्परेचर था 450 और कूल हुआ है 50 पे, तो 450 माइनस 50 400 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन प्लेस इन वाटर। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील जो है वो है 460, तो स्पेसिफिक हीट सी की वैल्यू दी हुई है 460। कैलकुलेट थर्मल एनर्जी लॉस बाय स्टील रॉड, तो Q होगा एम सी डेल्टा टी, मैथ 3 kg, सी की वैल्यू दी है 460 और डेल्टा टी है 400। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर आ जाएगा 55200 जूल, और किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दें। थैंक यू माय फ्रेंड्स।